नमस्कार, स्वागत आप सभी का इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। निकाय चुनाव की जंग में सभापति को लेकर अब संग्राम शुरू हो चुका है। ग्वालियर में कांग्रेस के सभापति बनाने के दावे से बीजेपी घबरा गई और उसने पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी। बीजेपी पार्षदों को लेकर दिल्ली चली गई है। वहीं जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी की अगुवाई में पार्षद दिल्ली रवाना हुए। मेयर पद हारने के बाद बीजेपी सभापति पद को गंवाना नहीं चाहती। वहीं डबरा के पार्षदों को लेकर पूर्व मंत्री इमरती देवी दिल्ली पहुंची हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात भी की है। तो ग्वालियर और डबरा की ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। सभापति को लेकर दरअसल संग्राम है, क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया और दावा बीजेपी में खलबली मचाने के लिए काफी था। कांग्रेस का दावा कि सभापति पर की कुर्सी पर उसी का कब्जा होगा। आपको बता दें कि ग्वालियर समेत जबलपुर के साथ ही कुल 5 निगम ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सुशील, कांग्रेस ने एक झटका नगर निगम के चुनाव में दिया और महापौर की कुर्सी पर अपना प्रत्याशी जिताकर बता दिया कि ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस जो बहुत टूटी टूटी सी थी उतनी भी टूटी नहीं है। उसने एक अपना बड़ा कैंडिडेट जिता लिया। लेकिन यह दावा करना कि सभापति की कुर्सी पर कांग्रेस का व्यक्ति ही काबिज होगा, यह दावा कैसे किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? और इसके बाद हम देख रहे हैं कि दावे ने खलबली भी मचा दी है, बाड़ेबंदी शुरू हो गई बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की अगर बात करें तो ग्वालियर नगर निगम में कुल 66 पार्षद है। यहाँ पर मेयर प्रत्याशी कांग्रेस का जीता था। यही वजह है कि अब कांग्रेस सभापति के लिए कवायद कर रही है। चूंकि 66 पार्षदों में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 34 है और बीजेपी के पास 34 पार्षद जीतकर आए हैं बीजेपी के। और इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और उसके साथ ही कुछ निर्दलीय और बीएसपी मिलाकर 32 पार्षद जो है कांग्रेस के एक खेमे में हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के पास 34 और 32 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है। यदि बीजेपी के 1-2 पार्षद क्रॉस वोटिंग करते हैं या कांग्रेस के खेमे में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो सभापति है उसमें कांग्रेस का दावा मजबूत हो जाएगा और कांग्रेस सभापति बना लेगी। कांग्रेस दावा भी कर रही है कि वो सभापति अपना ही बनाएगी ग्वालियर नगर निगम में। यही वजह है कि इस दावे के बाद बीजेपी में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है और इसी के चलते आज सुबह बीजेपी के 34 पार्षदों को बस और कार के जरिए दिल्ली ले जाया गया है। जिला अध्यक्ष खुद उस गाड़ी के साथ गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया इन पार्षदों की क्लास लेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खलबली बीजेपी में है। इसके अलावा डबरा के पार्षदों की बात करें तो वहाँ भी 30 पार्षद में 14 पार्षद बीजेपी के हैं, 10 कांग्रेस के, 4 निर्दलीय और 2 आम आदमी पार्टी के हैं। तो वहाँ से भी 15 पार्षदों को लेकर इमरती देवी दिल्ली पहुंची है। तो कहीं ना कहीं हालांकि डबरा का जो मामला वो बीजेपी के ही 2 गुटों में जो है अध्यक्ष बनाने को लेकर संघर्ष चल रहा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी में कहीं ना कहीं खलबली तो है। यही वजह कि ग्वालियर और डबरा दोनों निकायों के जो पार्षद है उनकी बाड़ेबंदी के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। बहुत शुक्रिया, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा। बढ़ते आगे। बिस्तर, बर्तन, राशन, मुर्गी और खरगोश का पालन, गृहस्थी का पूरा इंतजाम। ये नजारा किसी घर का नहीं, स्कूल का है। तस्वीरें बड़वानी के पानसेमल के सकराली में स्थित सरकारी स्कूल की। स्कूल शिक्षा का मंदिर होते हैं, लेकिन यहां शिक्षक ने स्कूल को अपना आशियाना बनाया, स्कूल में ही घर बसाया। मामले की शिकायत मिलने पर बीईओ स्कूल गए। इसके बाद सहायक आयुक्त को भी मामले की खबर की गई। स्कूल में गृहस्थी बसाने पर 2 शिक्षकों को निलंबित भी किया गया, जबकि गुरुजी को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया। जिले में शिक्षा का हाल बेहाल है। स्कूल में कहीं घर बसाया जा रहा है तो कहीं स्कूल जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तस्वीरें पानसेमल के ही मलफा की। यहां पर स्कूल तक जाने का रास्ता कितना जर्जर है,
इसको देखकर आप तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे। छात्रों को कीचड़ से सराबोर रास्ते से होकर ही स्कूल जाना होता है, जिससे छात्र छात्राओं के जूते कपड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन इसे ही पहनकर स्कूल में वो घंटों बैठते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं कि पीएचई ने यहां पाइप डाला, इसके बाद से रोड की हालत खस्ता है। इस मामले की जानकारी कई दफा अधिकारियों को की गई, लेकिन रोड की मरम्मत नहीं की गई। ऐसे में कई छात्र इस रास्ते से होकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। स्कूल में पाया गया कि मुर्गियां हैं और घरेलू सामान, गैस टंकी, चूल्हा, बिस्तर, पेटी आदि सामान रखा हुआ पाया गया है, जिस आधार पर स्कूल का पंचनामा बनाया गया है। सामान जब्ती की कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। साथ ही ग्रामीण जनों से मौके पर पंचनामा बनाया गया है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है कि स्कूल पिछले 2 साल से नहीं लग रही है, लगती भी है तो अनियमित लगती है, बाहर बैठा करके पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। ये हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पर लगभग 300 बच्चे विद्यार्थी अध्ययनरत है। प्रतिदिन बच्चे बाहर से आते हैं, जिनको आने में यहाँ पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कितने समय से इसे शिकायत है सर? ये कम से कम 1 महीने से शिकायत चल रही है और विगत 7 वर्ष से रोड बना नहीं है सर। इसको लेकर के किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? सकराली की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, तो सकराली में जो शिक्षक हैं वो अभी गुरुजी हैं, तो उनको सेवा समाप्त करने का अंतिम SCN दिया गया है। और वहाँ के जो दो जन शिक्षक हैं जिनके द्वारा ये निरीक्षण कर और इस चीज़ को सबसे पहले प्रकाश में लाना चाहिए था, उन दोनों को निलंबित किया गया है। मल्फा की जहाँ तक बात है तो मल्फा की अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से मुझे अभी पता पड़ा है, तो इसको मैं दिखवाता हूँ, इसको भी कार्रवाई करूँगा। पंकज बड़वानी से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। पंकज, बहुत हैरानी की बात है, स्कूल शुरू हुए तो ज्यादा वक्त बीता नहीं, सरकार की तरफ से हर साल स्कूल चले हम अभियान भी चलाया जाता है, बच्चों को वेलकम किया जाता है, लेकिन क्या अधिकारी जो जिला शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, क्या वो ऐसे स्कूलों का कभी निरीक्षण करने नहीं जाते हैं? उनकी क्या स्थिति है इसको देखने कोई नहीं जाता, इसीलिए 2 साल से स्कूल नहीं लगा एक तरफ, और एक तरफ सड़कों की हालत कैसी है और बच्चे किस हाल से जाते हैं। ये दोनों तस्वीरें आपने भेजी हैं। जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके की तस्वीरें हैं उसको देखने के बाद तो आम जनता भी समझ रही है कि शिक्षा के हालात बड़वानी जिले के पानसेमल में किस तरह के हैं। और बड़ा एक मुद्दा ये है कि जिस तरीके से हर एक स्तर पे एक अधिकारी होता है जो अपने अपने लेवल पर हर एक चीज की जांच करता है, वो कोई सा भी विभाग हो, वो शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो सहायक आयुक्त होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, BO होते हैं, संकुल अधिकारी होते हैं, और इस तरीके से जो गांव के सरपंच सचिव होते हैं। तो ये एक जवाबदारी जो है हर महकमे की है, हर एक अधिकारी की है कि उन्हें समय समय पर इस तरीके की स्कूलों का, आंगनवाड़ियों का समय पर निरीक्षण करना चाहिए। जिस तरीके से हम अशिक्षा के अंधकार को भगाना चाहते हैं और शिक्षा के जोत जगाना चाहते हैं, बच्चों से कुपोषण दूर करना चाहते हैं, लेकिन इन सब में एक सहभागिता अधिकारियों से लगा करके जनप्रतिनिधि तक की होती है। लेकिन हालात आपने देखे कि पिछले 2 साल से, जो कि कोरोना काल के थे, उस समय में स्कूलें जो बंद हुई थी, उसी का फायदा उठा करके और जो वहाँ के ही शिक्षक हैं उन्होंने अपनी गृहस्थी उस स्कूल में जमा ली। और जाहिर सी बात है कि ठीक है, अगर आप वहाँ रह भी रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, लेकिन एक जब स्कूलें शुरू हो चुकी हैं तो ऐसे में बच्चों को बाहर खुले में बैठा करके और वहाँ पर उन्हें पढ़ाने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन स्कूल के अंदर नहीं बिठाया जा रहा था। यही सब कारण थे कि ग्रामीणों में से ये जो गांव के कुछ लोग हैं, उन लोगों ने ये शिकायत अधिकारियों तक पहुंचाई और उसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात पंकज यही है कि जो जिम्मेदार हैं उन्होंने यहाँ, ग्रामीणों ने यह खबर पहुंचाई, उनको शिकायत थी, समस्या थी, उन्होंने ये सारी बातें बताई, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उन्होंने तो अभी तक आंखें मूंद रखी हैं। सड़क की भी बात करें तो अधिकारी कह रहे हैं कि आपने बताया है मुझे मामला, तब मेरे संज्ञान में आया है। तो ये मीडिया ही क्यों बताए? जो जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं, कभी इस पर भी सवाल उठने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए पंकज। अशोकनगर में निजी स्कूलों की मनमानी सामने आई है। यहां पर स्कूलों ने एक बेटी को शिक्षा का अधिकार देने से इनकार कर दिया। स्कूल में एडमिशन से मना कर दिया गया, जिसके बाद मासूम के पिता ने प्रशासन से गुहार लगाई है। क्या है ये पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको। लड़खड़ाते कदम,
हौसला है बुलंद, मजबूर है बेटी, स्कूल है अपंग। लड़खड़ाते कदमों के साथ ये बेटी हक की गुहार लगाने जा रही है, शिक्षा का अधिकार मांगने जा रही है। ये तस्वीरें अशोकनगर की हैं। निजी स्कूलों की मनमानी जगजाहिर है, लेकिन यहां तो स्कूल ने हद ही कर दी। आफरीन नाम की ये मासूम पढ़ाई में काफी होशियार है। इसके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आफरीन पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे करे, लेकिन स्कूल इसका एडमिशन लेने को तैयार नहीं। आफरीन के पिता बताते हैं कि आफरीन पढ़ाई करती है, लेकिन किसी बीमारी के चलते आफरीन के पैरों ने काम करना बंद कर दिया। हालांकि इलाज के बाद आफरीन सहारा लेकर चलने लगी और इसने पढ़ने की इच्छा जाहिर की, लेकिन जब इसे स्कूल लेकर गए तो स्कूल ने एडमिशन करने से इनकार कर दिया। के पैरों का बैलेंस खत्म हो चुका है। कितने साल की? ये वही आज 10 साल की। तो समस्या क्या आ रही है इससे? इसकी समस्या आ रही है, इसका बैलेंस पैरों का खत्म हो चुका है और उसका इलाज चल रहा है पूरा। और स्कूल में पढ़ती है सेंट थॉमस स्कूल में, जब सही है थी, और दूसरी क्लास तक इसने स्कूल में पढ़ा है सेंट थॉमस में। और अब अपने वापस गए थे ना, तो भी कह रहे अब नहीं ले रहा है। क्या कारण बता रहे हैं? इसका कारण बता रहे चल नहीं पाती, तो अपन छोड़ने के लिए, जाने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन मानती नहीं। सारे स्कूलों में फिरे हैं। आफरीन को चलने में दिक्कत होती है, यह तर्क देकर इसका एडमिशन नहीं किया जा रहा। यह हाल किसी एक स्कूल का नहीं। आफरीन के पिता बताते हैं कि बेटी के एडमिशन के लिए कई स्कूलों में गए, लेकिन सभी स्कूलों ने एडमिशन से इनकार कर दिया। पिता बेटी की पढ़ाई के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। मिलन में भी फिरे, सेंट थॉमस अशोकनगर 10 स्कूल है ना, 10 के स्कूल में घूमे, लेकिन ना ही कर। माने सिर्फ शारीरिक अक्षमता के मारे उसकी पढ़ाई बाधित हो रही है। पढ़ाई करना चाहती है ना, वो पढ़ नहीं पा रही। अभी क्या आश्वासन मिला अभी आपको? एडमिशन नहीं कर। स्कूलों ने जब आफरीन के एडमिशन से इनकार कर दिया तो पिता ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। बेटी को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों से अपनी समस्या बताई। इसके बाद एडीएम ने एडमिशन का आदेश दिया है। आफरीन के पिता को उम्मीद है कि बेटी अपने सपने पूरे कर पाएगी। एक आफरीन नाम की बच्ची आई थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग थी। उसके एडमिशन को लेकर उसके पिता की समस्या थी कि इसका एडमिशन स्कूल वाले नहीं ले रहे थे। हमने उसका एडमिशन के लिए डीओ को बोला है और हम उसका एडमिशन भी करवाए। उन्होंने कही हमने करके बजा दिया, आपका हो जाएगा आवेदन। कौन से स्कूल में? अब जौन से स्कूल में ले लें अपने कहीं के। एडीएम के आदेश के बाद आफरीन स्कूलों में पढ़ पाएगी, लेकिन किसी मासूम को शिक्षा का अधिकार देने से रोकना निजी स्कूलों की मनमानी और उनकी अपंग सोच बयां करता है। समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18, अशोकनगर। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी वासियों के लिए राहत की खबर है। कल सुबह से पूरे शहर में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। फिल्टर प्लांट में मेंटेनेंस का जो काम चल रहा था वो पूरा हो चुका है और 10 लाख से ज्यादा आबादी को अब इससे राहत मिल जाएगी, क्योंकि 12 घंटे पहले ही काम पूरा हुआ है। 36 घंटे में ही नगर निगम की टीम ने ये काम पूरा कर लिया। हालांकि 48 घंटे का मेगा शटडाउन लिया गया था, लेकिन इसे 12 घंटे रहते हुए पूरा कर लिया गया। तो ये लोगों के लिए एक बड़ी राहत, 10 लाख की आबादी के लिए ये राहत की बात है। पानी की सप्लाई कल से शुरू हो जाएगी सुबह से। 80 MLD फिल्टर प्लांट संपवेल को 150 MLD फिल्टर प्लांट से जोड़ने का दरअसल ये काम था, जो पूरा हो चुका है। रायपुरा और कुकुर बेड़ा की पानी टंकियों को राइजिंग मैन पाइपलाइन से जोड़ने का काम किया गया और ये पूरा हो चुका है और 12 घंटे पहले ही ये काम कर लिया गया। आज पूरे अधिकारी कर्मचारी सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। वो लोग ने दिन रात वहीं पर कुर्सी लगा के बैठे रहे। लगातार हमारे MIC मेंबर सभी लोग वहाँ ईमानदारी से वहाँ पर सभी लोग ने काम किया और एक टीम वर्क से काम हुआ, इसलिए काम जल्दी हो गया। देखिए, इसके लिए पूरा एक प्लानिंग की गई, पूरा एक मिशन पूरा लगाया गया और हम पूरे सभी लोगों का उसमें वो थी। जैसे कमिश्नर साहब, मैं खुद भी जाके बार बार राउंड ले रहा था और हम चाहते भी थे कि शहर वालों को जल्दी पानी मिल जाए। और शहर वालों को थोड़ा सा इसलिए भी थोड़ा सा वो करना पड़ा। इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूँ कि 2 दिन हमारा शटडाउन रहा, ये बहुत बड़ा शटडाउन। देवव्रत हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, हमको याद है इस खबर को जब हम बता रहे थे, साथ ही साथ वो खबर याद आ रही थी जब भोपाल में इसी प्रकार का शटडाउन लिया गया था।
उसमें भी लाइन शिफ्टिंग का काम था, लेकिन जो समय लिया गया उससे कहीं ज्यादा समय तक लोगों को परेशान होना पड़ा। लेकिन यहां अच्छी बात यह रही कि 48 घंटे का कहा गया कि 48 घंटे में हम काम पूरा कर लेंगे, और उसे समय रहते 12 घंटे पहले ही काम कर लिया गया। वाकई में यह काम तारीफ के काबिल है। जी बिल्कुल, और एक तरह से जब 48 घंटे का मेगा शटडाउन लिया गया था, 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक की समय अवधि तय की गई थी कि इस समय तक के राजधानी की जनता को पानी नहीं मिलने वाला था, लेकिन काम 36 घंटे पहले ही पूरा हो गया। और एक तरह से 10 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि पानी लोगों के जीवन से जुड़ी हुई, दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज़ है, और ऐसे में पानी एक टाइम भी जब नहीं आता तो लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती है। और ऐसे में जब समय से पहले ही ये काम पूरा कर लिया गया है तो ये बड़ी राहत एक तरह से लोगों के लिए है, क्योंकि 26 पानी टंकियों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी, और इससे एक बड़ा इलाका जो है शहर भर का वो प्रभावित हो रहा था, लोग प्रभावित हो रहे थे। और इसलिए नगर निगम ने एक तरह से ये जो बड़ा शटडाउन रखा था उसके तय समय से 12 घंटे पहले ही ये पूरा काम हो गया है। 36 घंटे में नगर निगम की पूरी टीम जुटी रही, और 80 MLD का फिल्टर प्लांट है उसके संपवेल को 150 MLD फिल्टर प्लांट के संपवेल से जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के कल से जो पानी की सप्लाई है वो सामान्य तरीके से होगी, और अभी तक के जो प्रभावित हो रही थी, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जो काम हुआ है उससे क्षमता भी बढ़ी है रायपुर नगर निगम की, और जिससे बड़ी आबादी को आने वाले समय में पानी मिलेगा। लेकिन अब तक के मेंटेनेंस के नाम पर कई दफे जो शटडाउन नगर निगम द्वारा लिया जा रहा था वो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की दिक्कतें अब जनता को ना हो, क्योंकि महापौर भी ये दावा कर रहे हैं कि अब दावे किए जा रहे हैं, बिल्कुल दावे किए जा रहे हैं। दावा ये भी कर दिया गया कि समय रहते, बल्कि समय के पहले काम कर लिया गया, लेकिन आबादी को कितनी राहत मिलती है इसके बाद पता चलेगा कि दावों में कितना दम है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए देवव्रत, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।